दिन रात मैं अपने घर के ख्वाब देखा करती थी। जब छोटी सी थी, वाली साहब ने कर्ज से तंग आकर अपना घर बेच दिया था। अम्मी को ये बताया कि अगर कर्ज अदा ना किया तो कर्ज ख्वाह इनको कत्ल कर देंगे। मेरी माँ को अगरचा अपना आशियाना बहुत प्यारा था, लेकिन शौहर की मजबूरी देखकर इन्होंने अपनी जन्नत को उन पर कुर्बान करना मंजूर कर लिया। मेरी दो छोटी बहनें और एक बड़ा भाई था जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता था। घर के बिक जाने के बाद अब्बू ने एक नई जगह किराए का मकान हासिल कर लिया। मुझे इसका भी बहुत कलक था, क्योंकि सारी सहेलियाँ और बचपन की यादें सभी कुछ पीछे रह गया था। हमने नए मोहल्ले में नए लोगों के बीच रहना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता दिल लग गया, इर्द गिर्द के लोगों से जान पहचान बढ़ गई। फिर एक दिन मैंने अम्मी अब्बू को शिद्दत से झगड़ते देखा। अम्मी को इल्म हो गया था कि अब्बू को जुए की लत लग चुकी और इन्होंने ज़ाती मकान दरअसल जुए में हार दिया है। इनके लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। नौबत यहाँ तक आ गई कि मकान मालिक ने नुक्से अमन का बहाना बनाकर घर ही खाली करवा लिया। अब शहर से निकले तो गांव ने पनाह दी। एक बार फिर हमको धचका लगा, फिर से वही हालात, नया मोहल्ला, नए लोग, स्कूल छूट गया। देहाती माहौल में ख़ुद को समोना बहुत मुश्किल था। एक दिन अम्मी ने गली की दुकान से सौदा लेने को भेजा। वहाँ पहले से मौजूद औरत ने मुझे प्यार किया और घुल मिलकर बातें करने लगी। बेटी, सुना है कि तुम लोग पहले भी कई जगहों पर रह चुके हो। जी खाला, मैंने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। हम पहले साथ वाले शहर में थे, अब यहाँ आ गए हैं। पूछने लगी, शहर में कहाँ घर था? दुकानदार औरत के कान खड़े हो गए। पूछने लगी, बच्ची, पहले भी कहीं रहते थे? वहाँ से क्यों निकले, फिर यहाँ क्यों आ गए? लोग तो गांव से शहर जाते हैं और यहाँ देखो तो उल्टे बांस बरेली के मानिंद तुम लोग शहर से यहाँ आ गए। अरे बहन, खुदा जाने ये किस कमाश के लोग हैं और पहले कहाँ कहाँ रहकर आए हैं। सुना है कि पहले जहाँ रहते थे वहाँ के लोगों ने लड़ाई झगड़े देखकर इनको निकाल दिया था। अब देखो इधर ये लोग क्या करते हैं। औरत की बात सुनकर दुकान वाली खातून ने तंजिया कहा, बहन जी, आप तो दूसरी गली में रहते हैं, हमारे तो सर पर हैं। ये तो पता हमको चलेगा जब ये लोग झगड़ेंगे और एक दूसरे का सर फाड़ेंगे। मेरा दिल इन औरतों की बातों से बहुत दुखा और सौदा खरीदे बगैर लौट आई। अम्मी ने पूछा, तुमने सौदा क्यों नहीं लिया? अम्मी, दुकान पर बहुत रश था, मैंने बहाना कर दिया और कमरे में आकर खूब रोई। इस मामले में मेरा तो कोई कसूर नहीं था, फिर भी मेरे नन्हे से दिल को लोगों की ऐसी बातों से ठेस पहुंची थी। नए माहौल में आकर भी वालिद साहब के रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया। जो कुछ कमा कर लाते थे जुए में उड़ा देते। अम्मी ने घर में 2-4 बकरियां और मुर्गियां वगैरह पाल ली थी। इसके अलावा चिलचिलाती धूप में जाकर खेतों में मजदूरी करती थी, तब कहीं जाकर घर का गुजारा चलता था। गांव का माहौल अमूमन नौ उम्र लड़कों के लिए ख़तरनाक हो जाता है। अगर बाप जुआ खेलता और नशा करता हो। ला मोहल्ला मेरा भाई इब्रार भी गाँव के आवारा मंश लड़कों का साथी बन गया, जिनको तालीम से कोई दिलचस्पी न थी। मुर्ग लड़ाना, कबूतरबाजी, बटेर पालना और आवारा फिरना उनके मशागिल में था। वो कोई काम न करता। अम्मी गांव के नंबरदार के पास जाकर मिन्नत समाजत करती। उनकी सिफारिश से कोई छोटा मोटा काम मिल भी जाता तो बाश दोस्तों को घर ले आता। तब माँ तो खेतों में मजदूरी करने चली जाती, मैं और फरवा घर पर होती। भाई के दोस्त सच्ची कुमाश के न थे। मैं इब्रार को कहती थी, तुम्हारी 2 बहनें अकेली घर पर होती हैं, तुम इन लोफर किस्म के लड़कों को घर के अंदर मत लाया करो। लेकिन वो मेरी बात को अहमियत नहीं देता था, बल्कि इसके कान पर जू तक न रेंगती थी। वक्त गुजरता चला गया, हालात जूं के तू ही रहे। अम्मी के साथ मिलकर बिलाखिर मैं भी मजदूरी को जाने लगी। एक दिन जबकि मैं घर पर थी, एक शख्स ने हमारा दरवाज़ा बजाया और मेरी अम्मी का पूछा बताया कि वो तो खेतों में सब्जियों से जड़ी बूटियां निकालने गई हैं। आने वाले ने कहा, बेटी, माँ को जल्दी खबर कर दो कि इलियास ने जुए में बेटी को हार दिया। ये कहकर वो चला गया। इलियास मेरे अब्बू का नाम था। ये शायद कोई हमारा खैर ख्वाह था जो बुरे वक्त में मेरी माँ को खबरदार करने आया था। हमारी फूफी इसी गाँव में रहती थी। मैं दौड़ी हुई इनके पास गई और ख़बर दी कि एक अजनबी ऐसा कहकर गया। तभी फूफी भागी भागी खेतों में अम्मी के पास पहुँची और फिर इन दोनों ने हम बहनों को फूफा के घर पहुंचा दिया। फुप्पो का बेटा अदनान पोलियो का मरीज़ था और लंगड़ा कर चलता था, जबकि मैं हर लिहाज से खूबसूरत थी। अदनान की करियाना की दुकान थी और वो बाहुस्न खूबी अपनी दुकान चला रहा था। फुप्पो ने मुझे समझाया कि बेटी, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, अदनान से निकाह करा देती हूँ ताकि तेरा जवारी बाप तुझे खींचकर ना ले जा सके। मैंने भी यही मुनासिब समझा कि हमारा फुप्पो के सिवा आज कोई हमदर्द नहीं है। अम्मी की माली मदद भी वही करती थी। हम बीमार होते दौड़ी आती, इलाज कराती हैं। ऐसी इंसान दोस्त को ठुकराना गलती होगी। मैंने उनके पोलियो के मरीज़ बेटे की बीवी बन जाना कबूल कर लिया ताकि मेरी माँ और छोटी बहन को पनाह मिल जाए। मैंने कुर्बानी दी तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई। अदनान मुझसे मोहब्बत करते और मेरा ख्याल रखते थे। फूफी भी मुझे फूलों की तरह रखती थी। अम्मी और छोटी बहन वापस घर लौट गई और मैं अपने शौहर की महफूज पनाहगाह में आ गई। चाहिए तो ये था कि मेरी माँ शुक्रगुजार होती कि मुझे फुप्पो ने जवारियों के नरगे में जाने से बचा लिया था, मगर वो हर वक्त कहती कि इसे मेरी बेटी तो कितनी हसीन है, बिल्कुल गुलाब के फूल जैसी है, मगर तेरी किस्मत किस कदर ख़राब है कि एक पोलियो ज़्यादा लंगड़े की बीवी है। मैं इनको समझाती, अम्मी जान, अदनान में सिर्फ यही एक कमी है, वरना इसमें कोई ऐब नहीं है। शक्ल सूरत अच्छी है, अखलाक का अच्छा है और कारोबार भी अच्छा है। जब मुझे उनमें किसी कमी का एहसास नहीं होता तो आप क्यों परेशान होती है? माँ जवाब देती, पोलियो की मरीज़ की ज़िंदगी का सहारा क्या होगा,
इसकी ज़िंदगी का क्या भरोसा, मेरा घर बिक गया, आज तक दर बदरी के धक्के सह रही हूँ। तेरे नाम तेरी फूफो से घर लिखवा कर रहूँगी ताकि तेरा मुस्तकबिल महफूज हो जाए। अम्मी जान को बहुत मना किया कि आप ये ख्याल दिल से निकाल दें, फूफो पर बोझ ना डालें, मैं आराम और सुकून से रह रही हूँ, मेरी फिक्र ना करें। अब्बा का तो कोई भरोसा नहीं, कल आपको ही जुए में लगा दें, वो ना समझिए। एक ही रट लगी थी कि फुप्पो अपना मकान तेरे नाम लिख दे, तब मुझे सुकून मिलेगा। इन्हीं दिनों में उम्मीद से हो गई तो माँ मुझे अपने घर ले आई। दिल में ठान ली कि अब तू मेरी बेटी माँ बनने वाली है, अदनान ज़रूर इसके नाम मकान लिख देगा ताकि ये बाद में कभी बेघर ना हो। मैं तो अनजान थी कि आने वाला वक्त मेरे लिए कौन सी आंधी लाने वाला है। घर में इब्रार भाई के उबाश दोस्तों का भी आना जाना रहता था और ये बात फुप्पो और अदनान को पसंद न थी। एक दिन अदनान मुझे लेने आया तो सामने अबरार के दोस्त बैठे हुए थे। अदनान के बनाने पर मैं तो मान जाती, मगर अम्मी ने हम दोनों को अकेला ना छोड़ा और मुझे इनके हमरा जाने से भी रोक दिया। वो वापस चले गए क्योंकि अम्मी ने साफ कह दिया था, अपना मकान मेरी बेटी के नाम लिख दो तो ठीक है, वरना इसे भूल जाओ। जब तक घर इसके नाम ना करोगे मैं इसको तुम्हारे साथ ना भेजूंगा। अगर हमने एक लंगड़े को कबूल किया है, इतनी हसीन बेटी दी है, तो अब तुम लोग भी हमारी कुर्बानी का सिला इसी सूरत में दो कि कभी ज़िंदगी में मेरी बेटी बेघर ना हो सके। अम्मी तो मेरे उम्मीद से होने को हथियार बनाकर इन लोगों को दबा रही थी, मगर फुप्पो भी गुस्से में आ गई। वो अपनी जगह ये सोचती थी कि मैंने जो सोनिया को एक जवारी के हत्थे चढ़ने से बचाया और इन्होंने मेरी मेहरबानी का ये सिला दिया है। खुदा जाने में मियाँ बीवी ने क्या सलाह की कि अदनान को मजबूर कर दिया कि मकान देने के बजाय वो मुझे तलाक दे दे। अदनान ने ख़त लिखकर भेजा कि सोनिया की कोख में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, लिहाजा मैं इसे न रखूँगा। बस नौबत तलाक तक आ गई। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी, मगर मेरी माँ ने बेटी का घर बसाने के बजाय मुझे बेघर कर डाला। ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई बल्कि मेरी मासूम बच्ची भी बाप के प्यार से हमेशा के लिए महरूम हो गई। इस वाक़े को कई बरस गुजर चुके हैं। ये बेटी अब मुझसे अपने वालिद के बारे में सवालात करती है, पूछती है क्यों आप मेरे अब्बू के घर से निकली। इसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मुझे घर दिलवाने के लालच में माँ ने मेरी ज़िंदगी और मेरी बच्ची का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। फूफा तो पहले ही नहीं चाहते थे कि एक जवारी की बेटी को बहू बनाऊँ, ये तो फूफी की नेक नियति थी। इनके खाविन को बहाना मिल गया मुझे घर बदर करने का। हालांकि अदनान भी बिल्कुल ऐसा ना चाहता था, वो तो औलाद होने पर खुश था, मगर इनके इख्तियार में क्या था, वो कुल्ली तौर पर अपने वालिद के दबाव में था। आज जब अपना घर, अपने शौहर का प्यार और वो पुरसकून दिन याद आते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। पहले माँ खेतों में मजदूरी करती थी, अब मेरा भी यही मुकद्दर हो चुका है। सारा दिन अम्मी के हमरा चल चलाती धूप, कड़कड़ाती सर्दी में मुशक्क़त की चक्की में पीसती हूँ और जब माथे से पसीने के कतरे गिरते हैं यही दुआ करती हूँ, ऐ खुदा जैसी मेरी किस्मत है वैसी मेरी बेटी की ना हो। इसे पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, मगर गांव वाले तो लड़कियों को पढ़ाने पर भी 100 बातें करने लगते हैं। खुदा जाने आगे पढ़कर माँ की तरह क्या गुल खिलाएगी। गांव की औरतों के मुंह से यही अल्फाज निकलते थे। लोग मुझे मोहरते इल्ज़ाम ठहराते कि मकान लिखवाने के लालच में तलाक मिली, मगर मैं किसको इल्ज़ाम दूँ, अपनी माँ को जिसने घर का मुतालबा किया, या उस बाप को जिसने सब कुछ जुए में उड़ा दिया, या उस भाई को जिसके दोस्तों की वजह से मेरा आंचल दागदार हुआ। असल मसला यह है कि मेरा कसूर यह था कि मैं गरीब घर में पैदा हुई और गुर्बत से बढ़कर इस दुनिया में कोई अजाब नहीं। अब ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि अपनी बेटी की अच्छी तालीम और तरबियत करूँ, इसीलिए मेहनत करके लोगों का काम करके तिनका तिनका चुनकर घर बनाया और कोड़ी कोड़ी इकट्ठी करके बेटी को पढ़ाया ताकि इसकी ज़िंदगी से जहालत के अंधेरे दूर हो जाएं। आज मेरी बेटी ने BA पास कर लिया। सच है, तपती ज़मीन पर चलने से पाँव नहीं चलते बल्कि इंसान कुंदन बन जाता है। सोनिया भी कुंदन बन चुकी है। हालात से हारी नहीं बल्कि हालात का डट कर मुकाबला किया और बेटी का मुस्तकबिल सुधारा, मगर मेरी अपनी ज़िंदगी तो कोई नहीं सुधार पाया। वालिदैन के झगड़ों से औलाद का जहन तबाह हो जाता है। मेरे माँ बाप का क्या नुकसान हुआ, नुकसान तो मेरे बहन भाई का हुआ। छोटी बहन जहनी मरीज़ है और भाई नशा की भेंट चढ़ गया है। काश बेटियों के बाप जुआ खेलने से कबल सोच लें कि इनकी औलाद कहीं इस जुए की आदत की भेंट न चढ़ जाए। आज मेरी बच्ची तालीम याफ्ता है, खुदा इसके लिए अच्छे घराने से रिश्ता भी जोड़ देगा, लेकिन गम है तो अदनान का जो अभी तक बेटी की याद में सुलगता है, जिसने कभी अपनी नूरुल ऐन को नहीं देखा लेकिन इसे ख्वाबों में देखता होगा, ऐसे ही जैसे हमारी नूरुल ऐन अपने वालिद को अक्सर ख्वाब में देखती है। दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक जगह रहकर सांस लेना चाहते हैं, मगर दुनिया इनको एक जगह रहने नहीं देती।